आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का 11वां लेसन, जो कि लास्ट वाला लेसन के एगो पहले वाला है कि ना जी। यानी 12 गो है काव्य खंड का लेसन, जिसमें से 11वां लेसन का नाम है लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास। लेखक कौन है, कवि कौन है? जीवनानंद दास। ओके, अच्छा एक बात बताइए सर, आप लोग कहीं भी हितई परितई जाते हैं तो आपको रहने का मन करता है? नहीं करता है? करता है कि कितना जल्दी हो सके कि हम कहां भागे आए, अपने घर भागे आए। बात समझिएगा। कोई व्यक्ति बेचारे बाहर कमाने भी जाते हैं ना, तो मजबूरी होती है इसलिए कमाने जाते हैं, नहीं तो कोई भी व्यक्ति अपना घर द्वार अपना क्षेत्र छोड़कर जाने का किसी को भी मन नहीं होता है। तभी कि एक तरह से देखा जाए तो मन आत्मा सब बच जाता है कहाँ? गांव में, देहातों में, अपने घर पे, अपने आसपास के लोगों के साथ। तो ये भी चैप्टर जो है ठीक उसी प्रकार का है, लौट कर आऊंगा फिर। कवि जीवनानंद दास जी जो हैं वो अपनी मातृभूमि से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में समझ लीजिए इस पाठ को, कि वो फिर से अपनी मातृभूमि, ये बंगाल के हैं, कहाँ के हैं सर? बंगाल के हैं, बंगाल में ही जन्म लेना चाहते हैं। जरा सोचिए, ये कविता हमें अपने परिवेश से और जुड़ने का मौका देगी। इस कविता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ अनुभव भी होगा, क्योंकि लगेगा कि वाकई में ऐसा होता है सर। हम भी अपने गांव से, क्षेत्र से, अगल बगल से, अपने मिट्टी से, इसी तरह का प्रेम हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं सर, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास जी की क्या है, कविता का नाम है। आइए कवि परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं, अर्थात कवि जी के बारे में जान लेते हैं। बताइए कवि कौन है? कवि कौन है? जीवनानंद दास। बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक, याद रहेगा सर। बंगाल के इतिहास में जितने भी कवि हुए हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने हैं आप लोग? रविंद्रनाथ टैगोर के बाद इनका भी नाम आता है, याद रखिएगा। कौन? जीवनानंद दास। ठीक है, यहां देखिए जन्म कब होता है? 1899 ईस्वी में। कहां? बंगाल में। ठीक है। निधन 1954 ईस्वी में, सिर्फ 55 साल की उम्र में एक मर्मांतक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है सर। ये मर्मांतक का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा सर। यानी वैसी मृत्यु जिसमें बहुत ही कष्ट हो, बहुत पीड़ा हो, यानी बहुत ही कष्टदायक मृत्यु इनकी हुई। क्यों हुई, कैसे हुई, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये शाम के वक्त टहल रहे थे, सैर कर रहे थे, तो पहले बाबू बड़े बड़े महानगरों में ट्राम चलता है। क्या चलता है? ट्राम। अब ये ट्राम क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। सड़क पे चलने वाली एक तरह से रेलगाड़ी होती है, ट्रेन होती है। उसी से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी जो मौत हुई बहुत ही पीड़ादायक, कष्टदायक थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया, मर्मांतक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई 1954। जब ये कब, कितने वर्ष के थे? 55 साल के थे। देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर को ही अंग्रेजी में लोग क्या बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को दिशा देने वालों में से सबसे प्रभावशाली कवि अगर कोई रहे हैं तो वो कौन रहे हैं? जीवनानंद दास जी माने जाते हैं, याद रखिएगा। यानी रविंद्रनाथ टैगोर के बाद इनका नाम आता है जीवनानंद दास। आगे देखिएगा, किन्होंने? जीवनानंद दास जी ने रविंद्रनाथ के स्वच्छंदतावादी काव्य से हटकर, स्वच्छंदतावादी काव्य का मतलब होता है कि पुरानी प्रथाओं से हटकर जो आधुनिक समय में चल रहा है उन सभी चीजों को प्रदर्शित करना से हटकर यथार्थवादी कविता। अब ये यथार्थवादी कविता क्या है सर? आधुनिक में जो चीज जैसा है, जिसको रियलिस्टिक हम बोल सकते हैं, एकदम रियल, उसी चीज को प्रदर्शित करना। यहां पर क्या है सर कि किसी को आधार बना करके प्रदर्शित करना, लेकिन यहां पर क्या है, जैसा हम देख रहे हैं जो रियल है उसी चीज को प्रदर्शित कर देना। सुनिएगा ध्यान से, यथार्थवादी कविता की नई भूमि तलाश की किन्होंने? जीवनानंद दास जी ने। आगे लिखा गया है, बंगाल के जीवन, प्रकृति और संस्कृति से गहरा जुड़ाव इनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। अर्थात ये कविता जो लिखते हैं इसमें प्रत्येक में इनकी अपनी मातृभूमि से उत्कृष्ट कह सकते हैं या फिर गहरा प्रेम झलकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, उनकी कविता में, यानी जीवनानंद दास जी की कविता में भाषा, भाव और दृष्टिकोण,
तीनों में नवीनता दिखाई देती है, एकदम नया नया जैसा होता है, जो रियल घटनाएं घटती हैं वैसा चीज ही प्रदर्शित होता है, कोई भी चीज प्राचीन से जुड़ी हुई नहीं होती है। आगे देखिएगा सर, प्रमुख रचनाएं, उनके प्रमुख काव्य संग्रह यानी काव्य संग्रह, उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो तनी सुनिएगा ध्यान से सर, अच्छी तरह से, यहाँ पर एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। इनके निधन से पहले यानी 1954 से पहले, 1954 में निधन हुआ इनका, 6 गो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, और निधन के बाद कुछ यहाँ पर जो काव्य संग्रह आप देख रहे हैं ये वाला चीज प्रकाशित हुआ था। ठीक है सर, आइए देखते हैं कौन कौन सा। याद रखिएगा निधन के पहले कितने प्रकाशित हुए काव्य संग्रह? 6 गो। ठीक है, उनके प्रमुख काव्य संग्रह, निधन के पहले 6 काव्य संकलन। कौन कौन? झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन। ये वनलता सेन जो है ना, इनकी बहुत ही प्रमुख और चर्चित कविताओं में से एक है। किनकी? जीवनानंद दास जी की, याद रखिएगा। इसी पे इनको पुरस्कार भी मिला है। महापृथ्वी, सातटी तारार तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता, ये जो इनके 6 गो काव्य संग्रह है, कब लिखा गया, माने कब प्रकाशित हुआ? उनके निधन से पहले, यानी जब जीवित थे तभी मार्केट में चला आया था। आगे देखिएगा सर, निधन के बाद ये भी काव्य संग्रह ही है। क्या है? काव्य संग्रह यानी कविता का ही संग्रह है। रूपसी बांगला, बेला अबेला कालबेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी। ठीक है, यहां पर एक और पॉइंट लिखा गया है, उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियां और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए। याद रखिएगा सर, 100 कहानियां और 13 उपन्यास भी क्या किए गए? प्रकाशित किए गए इनके निधन के बाद, जो कि उनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट लिखा गया है, मैंने बोला था ना ऊपर, वनलता सेन उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता मानी जाती है, जिसे रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ प्रेम कविता कहा गया है। अब ये रविंद्रोत्तर युग का मतलब क्या हुआ? तो रविंद्रनाथ टैगोर के बाद जो युग शुरू हुआ था ना, उसे रविंद्रोत्तर युग कहा जाता है। रविंद्रोत्तर युग चला है, छायावादी युग चला है, भारतेंदु युग चला है, अलग अलग युग चला है। तो इनकी जो कविता है कब? रविंद्रोत्तर युग के बाद, याद रखिएगा। पुरस्कार और सम्मान इन्हें कैसे प्राप्त हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन, याद रखिएगा, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को, जो कि किनकी रचना है? जीवनानंद दास जी की रचना है, 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार दिया गया था? श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था जीवनानंद दास जी की कविता वनलता सेन को। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पाठ परिचय, तनी कविता के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है, कविता क्या है। प्रस्तुत कविता अभी जो हम पढ़ने जाएंगे, लौट कर आऊंगा फिर, कवि प्रयाग शुक्ल। अभी भाई प्रयाग शुक्ल कौन आ गए? नए कवि, द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता है। ये जो कविता है वो बांग्ला भाषा में है, याद रखिएगा सर। लेकिन हम लोग जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो किन्होंने भाषांतरित यानी कि अनुवाद किया है? प्रयाग शुक्ल ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है सर, यानी जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो किन्होंने भाषांतरित किया है? प्रयाग शुक्ल ने। वर्णिका भाग 2 में जाइएगा ना, तो प्रत्येक चैप्टर में लिखेगा कि इनके द्वारा ये भाषांतरित किया गया है, अनुवाद किया गया है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा, अच्छा एक और यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। कवि ने इस कविता में एक बार फिर अपनी मातृभूमि बंगाल, उनकी मातृभूमि कौन सी है? बंगाल में जन्म लेने की लालसा प्रकट कर अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं कि देखिए उनको मातृभूमि से कितना प्यार है कि वो मरने के बाद फिर से जन्म कहाँ लेना चाहते हैं? बंगाल में ही लेना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, आइए कविता शुरू होता है। पहले कविता पढ़ते हैं, फिर इसका भावार्थ और सारांश दोनों एक साथ लिखा गया है। देखिए, लौट कर आऊंगा फिर, क्या है कविता? यहाँ शुरू होती है, खेत है जहां धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबिल या फिर कौआ, उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पींगा आऊंगा एक दिन, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन भर पानी में, गंध जहां होगी ही भरी घास की, आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा, जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी सजल किनारे पर
शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। किसकी बोली? उल्लू की बोली। किस पेड़ पर? कपास के पेड़ पर। घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। देखोगे रूपसा के गंदले पानी में, रूपसा एक नदी का नाम है जो जहां पर कवि का जन्म हुआ वहां पे बहती है, सुनिएगा ध्यान से। रूपसा के गंदले पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। पाल की नाव वाला फिल्मों में देखा होगा, जो नाव बड़ी बड़ी होती है उस पर बड़ा बड़ा कपड़ा बांधा गया होता है, यानी हवाओं के माध्यम से वो नाव चलते रहता है। सुनिएगा ध्यान से। पाल की नाव लौटते होंगे रंगीन, सुनिएगा ध्यान से, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। कविता हो गया खत्म। आइए तनी भावार्थ क्या है तनी समझते हैं अच्छी तरह से, ध्यान दीजिएगा। लौट कर आऊंगा फिर कविता हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से ली गई है। एक्चुअली जब व्याख्या वाला प्रश्न आता है तो व्याख्या ऐसे ही करते हैं, कविता के बारे में ऐसे ही बताया जाता है, ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। सुनिएगा ध्यान से। इस कविता के रचयिता बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि जीवनानंद दास जी हैं। आप चाहें तो इसमें यह भी इंटर कर सकते हैं कि हम जो कविता पढ़ रहे हैं वो प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित किया गया है। ठीक है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी जन्मभूमि बंगाल के प्रति गहरे और उत्कट प्रेम को अभिव्यक्त किया है। कवि अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करता है कि वह किसी भी रूप में फिर से बंगाल में ही जन्म लेना चाहता है। अब किसी भी रूप में का मतलब क्या हुआ, यही कविता मेन है, ध्यान से सुनिएगा सर। कवि कहता है, यानी कवि कहते हैं कि धान के लहलहाते खेत, बहती नदियों की कलकल धारा और प्राकृतिक सौंदर्य से उसे बार बार अपनी ओर बुलाते हैं। वह कल्पना करते हैं कि संभव है कि अगले जन्म में वह मनुष्य होकर न आए, अबाबिल या कौआ, जो कि पक्षी का नाम है, के रूप में जन्म ले, फिर भी वह उसी बंगाल की धरती पर आएगा और सुबह के समय धान के खेतों से लेकर कटहल के पेड़ों की छाया तक विचरण करेगा, अर्थात घूमता रहेगा। यानी कभी घूमते रहेंगे, भले मनुष्य होकर ना आए लेकिन पक्षी होकर आएंगे तो अपने ही ना जो खेत होगा, धान होगा, पेड़ होगा, उसकी छाया में क्या होंगे सर, घूमते रहेंगे, विचरण करते रहेंगे। आगे देखिएगा। कवि आगे कहते हैं कि संभव है वह किसी किशोरी के पालित हंस, पालित हंस का मतलब जो हंस लोग पालते हैं, सुनिएगा ध्यान से, के रूप में जन्म ले, जो लाल पैरों में घुंघरू बांध कर उसे सजाए। लाल पैरों में, हंस के लाल पैरों में घुंघरू बांध कर सजाए। वह दिन भर नदी के जल में तैरता रहेगा जहां चारों ओर घास की सुगंध फैली होगी। कभी यह भी कल्पना करता है कि वह उल्लू बनकर संध्या के समय उड़ता दिखाई दे सकता है या उसकी बोली कपास के पेड़ पर सुनाई दे। उल्लू की बोली कहां से सुनाई दे? कपास के पेड़ पर। यानी वो उल्लू बनकर भी जन्म लेने का मतलब वो क्या कहते हैं, उनका मन है, यानी किसी भी रूप में मेरा जन्म हो तो बंगाल में ही हो। आगे देखिएगा। इसके अतिरिक्त कवि ग्रामीण जीवन के साधारण चित्र भी प्रस्तुत करते हैं। कैसे? घास पर फेंके गए उबले चावल, रूपसा नदी के मटमैले जल। मटमैले का देखिए, जो नदी होता है वो माटी से मैला हो जाता है, याद रखिएगा। कितना बढ़िया साफ दिखाई देगा, उसमें जाएगा ना अंदर हवा तो खूब बढ़िया, जब लात पड़ेगा तो थोड़ा गंदा होने लगता है ना, अंदर से माटी आ जाता है, तो उसको मटमैला कहते हैं। क्या कहते हैं? मटमैला। सुनिएगा। रूपसा नदी के मटमैले जल में फटे पाल वाली नाव को खेता हुआ। फटे पाल का मतलब मैंने बता दिया है, वह नाव जिसमें बड़े बड़े कपड़े बांध दिए जाते हैं और वह हवाओं के प्रवाह से चलता है, याद रखिएगा। खेता हुआ एक बालक। अंत में कवि कहते हैं कि रंगीन बादलों के बीच लौटते सारसों के झुंड में, सारस जो होता है ना हमारे यहाँ बत्तख ना जी, बगुला, बत्तख बगुला, वही सारसों के झुंड में अंधेरे के बीच वह स्वयं भी उपस्थित होगा। आगे देखिएगा। इस प्रकार कविता में कवि यह भाव प्रकट करते हैं कि मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व बंगाल की प्रकृति, जीवन और वातावरण से अलग नहीं हो सकता है। यानी किसी भी रूप में वो बंगाल से जुड़े रहना चाहते हैं। आगे देखिएगा। अपनी मातृभूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। सबसे लास्ट लाइन है, क्या है सर इस कविता का मीनिंग? सुनिएगा ध्यान से। यह कविता मातृभूमि के प्रति अमर प्रेम, अमर प्रेम का मतलब क्या होता है? वैसा प्रेम जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, मर नहीं सकता। सुनिएगा ध्यान से। अमर प्रेम और आत्मिक जुड़ाव की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। यानी कि अत्यंत इस चीज को इस प्रकार से दर्शाया गया है जिससे पता चलता है कि कवि किस तरह से अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम है, उनको कितना लगाव है। ठीक है,
ये था कविता का भावार्थ। अब चलिए क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है? आंसर देखिएगा सर, कवि अपनी मातृभूमि बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं जहां धान के लहलहाते खेत, अब तेरा दिमाग में जौन जौन बात याद आएगा ना तो लिख दीजिएगा। धान के लहलहाते खेत, कटहल के पेड़, कौआ, अबाबिल, सारस, उल्लू, जो जो बात आपको याद आए आप लिख दीजिएगा, लेकिन भाषा के साथ देखिएगा ध्यान से। बहती हुई नदियां, हरी भरी घास, कटहल के पेड़ों की छाया, खुले मैदान, नदियों के सजल किनारे तथा रंगीन बादलों से सजा आकाश हो, वो प्रकृति से भरपूर, शांत और जीवन से जुड़ा हुआ बंगाल चाहता है जिसमें उसका मन और आत्मा बसी है। सॉरी, ये क्वेश्चन है कि किस तरह के बंगाल में लौट कर आना चाहते हैं, किस प्रकार के रूप धर कर आना चाहते हैं, वो वाला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन वाला है, ठीक है सर। तो किस प्रकार के बंगाल में लौट कर आना चाहते हैं? तो इस प्रकार के बंगाल में लौट कर आना चाहते हैं जहां क्या हो, धान के खेत हो, बहती हुई नदियां हो, हरी भरी घास हो, कटहल के पेड़ का छाया हो, खुले मैदान हो, नदियों के सजल किनारे तथा रंगीन बादलों से सजा आकाश हो, वो प्रकृति से भरपूर, शांत और जीवन से जुड़ा हुआ बंगाल चाहता है जिसमें उसका मन क्या हो, मन और आत्मा बसी हुई है। किनका? कवि का। आगे देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि वो किस रूप में जन्म लेना चाहते हैं, किस रूप में वो फिर से बंगाल में आना चाहते हैं। तो अब आपके मन में जो जो आए ना, जो जो याद आए लिख दीजिएगा। देखिए आंसर कैसे लिखा गया है। कभी अगले जीवन में अबाबिल, कौआ, हंस, उल्लू, फटे पाल वाली नाव खेने वाला एक बालक तथा सारस बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह इस नश्वर जीवन के बाद भी अपनी मातृभूमि बंगाल में पुनः लौटना चाहते हैं। मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम के कारण वह किसी भी रूप में बंगाल की धरती, उसकी प्रकृति और उसके जीवन से जुड़ा रहना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दिए, आंसर खत्म हो जाता है, लेकिन आप लोग अगला लाइन जब जोड़ देंगे तो आंसर और प्रभावशाली बन जाएगा, नंबर कटने की संभावना नहीं रह जाएगी, याद रखिएगा। अगर दीर्घ उत्तरी में आएगा तो इतना लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवि जीवनानंद दास रूपसा के गंदे पानी में किसको क्या क्या करते हुए, कौन है बाबू, करते हुए देखने की बात करते हैं। वहां पे छूट गया है, लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा लिखा गया है, कवि जीवनानंद दास रूपसा नदी के गंदे यानी मटमैले पानी में एक लड़के को फटे हुए पाल वाली नाव को खेते हुए आगे बढ़ते देखने की बात करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन छोटा है, इसका आंसर आसान है। अगला है, अगले जन्म, इस वाले क्वेश्चन के लिए जो बच्चा इतना लिख देगा ना, फटे हुए पाल की नाव, तो एग्जामिनर जो है आपको नंबर देकर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि फटे पाल वाली नाव चैप्टर में मेंशन है और वही लिखेगा जो इसको पढ़ा होगा। आगे देखिएगा सर, अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की ही इच्छा है? क्या केवल कवि चाहते हैं कि वो बंगाल में जन्म लें? अगर आप कविता को ध्यान से देखिएगा सर तो आपको पता चलेगा कि अगले जन्म में बंगाल में आने की इच्छा केवल कवि की ही नहीं बल्कि बंगाल की भी है। कविता में कवि कहते हैं कि नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यानी नदियां मैदान बंगाल के मुझे बुलाएंगे और मैं आऊंगा। इस प्रकार बंगाल का भी तो मन है कि वो कवि को कहाँ बुलाए, बंगाल में फिर से बुलाए। आंसर हो गया। अगला लाइन जोड़ेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा सर। इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि बंगाल की नदियां और मैदान स्वयं कवि को पुकारते हैं। इससे यह भाव प्रकट होता है कि कवि और उसकी मातृभूमि के बीच आपसी आत्मिक संबंध है जहां दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कवि किनके बीच में अंधेरे में होने की बात करता है? आशय स्पष्ट कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा। कवि कहते हैं कि वह रंगीन बादलों के बीच उड़ते हुए सारसों के झुंड के बीच स्वयं सारस बनकर अंधेरे में होने की बात करते हैं। यानी वो कहते हैं कि मैं अगर कुछ न बनूं तो सारस बन जाऊंगा और उन सभी झुंडों में मैं भी एक सारस के रूप में रहूंगा जो रात के समय उड़ा करते हैं। आगे देखिएगा, इसका आशय यह है कि कवि अगले जन्म में भी किसी न किसी रूप में अपनी मातृभूमि बंगाल की प्रकृति से जुड़ा रहना चाहते हैं। सारसों के बीच अंधेरे में होने की कल्पना कवि के प्रकृति और मातृभूमि के साथ आत्मिक एकात्मता को व्यक्त करती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट लाइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन वहां तक लिखना बहुत जरूरी है। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्या यह कविता में जो शीर्षक बनाया गया है, कौन सा शीर्षक?
लौट कर आऊंगा फिर, क्या ये सही है? क्या ये एकदम सही अर्थ में है? तो बिल्कुल अर्थ में, कि कवि ने बार बार बोला है कि लौट कर आऊंगा मैं। देखिए, कवि को अपनी मातृभूमि बंगाल से अत्यंत गहरा लगाव है। वह कल्पना करते हैं कि संभव है कि अगले जन्म में वह मनुष्य न बने, फिर भी वह किसी न किसी रूप में बंगाल में अवश्य लौट कर आएंगे। कवि का यह दृढ़ विश्वास है कि वह किसी भी रूप में फिर से बंगाल लौटेगा। पूरी कविता में व्याप्त है। पूरी कविता में क्या व्याप्त है? कि लौट कर फिर से बंगाल में लौटूंगा। इसलिए कविता का शीर्षक लौट कर आऊंगा फिर पूरी तरह से क्या है सर? सार्थक सिद्ध होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है? क्या कारण हो सकता है? सुनिएगा ध्यान से। हेलो, यानी कि अगले जन्म में फिर से मनुष्य नहीं होऊंगा, ऐसा उन्हें संदेह है, तो इसका क्या कारण है? आंसर देखिएगा सर। कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में इसलिए संदेह करते हैं क्योंकि वह यह मानते हैं कि जीवन नश्वर है और रूप बदलता रहता है। सर सभी लोगों को पता है सर कि अगला जन्म में तो कुकुर हो जाइबो, सियार हो जाइबो, बेंग हो जाइबो, बेंची हो जाइबो, अलग अलग लोग कहते हैं कि तो अगला जन्म में होबे। सुनिएगा ध्यान से, आगे देखिए। कवि के लिए मनुष्य होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अपनी मातृभूमि बंगाल से जुड़े रहना महत्वपूर्ण है। हेलो, कभी मनुष्य होकर ही बंगाल में लौटे ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। बस कभी फिर से बंगाल में लौटे, चाहे रूप किसी का भी हो, चाहे रूप कोई भी हो, लेकिन फिर से कहाँ लौटना चाहते हैं? बंगाल में ही लौटना चाहते हैं। इस कारण वह कल्पना करते हैं कि अगले जन्म में वह मनुष्य न होकर अबाबिल, कौवा, हंस, उल्लू, सारस या नाव खेने वाला बालक भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्याख्या करने वाला एक है सर, याद रखिएगा। यहां देखिए, यहां देखिए, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, ये लाइन दे दिया। अब लाइन दे दिया जो पढ़ा होगा पाठ कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, ये किस पाठ का है? केवल पाठ पता चल गया और रचयिता का नाम पता चल गया तो 2 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाला है, याद रखिएगा। कैसे? तो ऐसे, प्रस्तुत पंक्ति बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध कवि जीवनानंद दास द्वारा रचित कविता लौट कर आऊंगा फिर से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि बंगाल के प्रति गहरे और अमर प्रेम को व्यक्त करते हैं। कवि कल्पना करते हैं कि अगले जन्म में वह हंस बनकर किसी किशोरी के लाल पैरों में बंधे घुंघरू के पास तैरते रहेंगे। ये हो गया व्याख्या। आप चाहें तो यहां से पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए, यहां से पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं इन पंक्तियों में कवि, तो यहां पर आपका व्याख्या खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको जोड़ने के बाद ये व्याख्या और बेहतरीन हो जाएगा सर। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है। यह दृश्य सौंदर्य, कोमलता और ग्रामीण जीवन की सरलता का प्रतीक है। कवि आगे कहते हैं कि वह दिन भर नदी के जल में तैरते रहेंगे जहां चारों ओर घास की सौंधी सुगंध फैली होगी। इन प्रतीकों के माध्यम से कवि यह भाव प्रकट करते हैं कि वह किसी भी रूप में क्यों न जन्म ले, बंगाल की प्रकृति, जल, मिट्टी और जीवन से उनका संबंध कभी समाप्त नहीं होगा। याद रखिएगा सर। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका चाहे तो ये वाला देखिए, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, और यहां से पैराग्राफ चेंज करके आप लिख करके इतना व्याख्या खत्म कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इतना लिखेंगे और इतना लिखेंगे तो नंबर कहां पे बेहतर मिलेगा, याद रखिए। चलिए, अब सारा का सारा क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ, पार्ट खत्म हुआ। अब एक एक ऑब्जेक्टिव को खूब ध्यान से देखेंगे और जिसका आंसर आपको पता होगा, जिसका का सब तो पता हो क्योंकि अभी ना पढ़े ऊपर हवा, धाए धाए बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइए। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899। किधर है? ऑप्शन नंबर बी। निधन कब हुआ था? 1954। कब? 1954। 55 साल जोड़ लिया लो। आगे देखिएगा, इधर देखिए, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? प्रयाग शुक्ल। किनके द्वारा भाषांतरित की गई है? प्रयाग शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? किसी किशोरी का, किसी एक किशोरी का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किशोरी मतलब एक लड़की। आगे देखिएगा, नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? लौट कर आऊंगा। मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, आऊंगा, आ गया ना सर? कौन सी? लौट कर आऊंगा। अगला बताइए, कविता लौट कर आऊंगा फिर में
कवि कहां लौटकर आने की लालसा व्यक्त करते हैं? बंगाल। ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौटकर, एक दिन बंगाल में, उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? जीवनानंद दास। है बताइए, जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल या युग के कवि हैं? याद कीजिए, रविंद्रोत्तर युग। ओके, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? बताइए। वनलता सेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। इसलिए पाठ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखिए, जो पाठ पढ़े हैं सारा ऑब्जेक्टिव सही होगा। बताइए, बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से कौन है? जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस कविता में कवि जीवनानंद दास का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होता है? लौट कर आऊंगा फिर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बताइए, जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं? बंगाल। कौन? बंगाल यानी बंगला। अगला बताइए, वनलता सेन के कवि कौन है? जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? ध्यान दीजिएगा, अबाबिल, कौआ, हंस, उपयुक्त सभी। ऑप्शन पढ़कर टिक कीजिएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताइए, लौट कर आऊंगा फिर पाठ से कवि कहां लौटने की बात कहते हैं? बंगाल में। देखो, बिहार में, असम में, उड़ीसा में, बंगाल में। कहां? बंगाल में। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम बताइए। प्रयाग शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ, जो उनको वनलता सेन पर पुरस्कार मिला था निधन के 2 वर्ष पहले, याद रखिए। कब? निधन के 2 वर्ष पहले। 1954 में निधन होता है, 1952 में मिला था। तो क्वेश्चन है कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वनलता सेन को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? 1952। याद रहेगा। चलिए, जीवनानंद दास के जीवन काल में कितने काव्य संकल्प प्रकाशित हुए थे? बताइए। ऊपर आया था ना, यानी निधन के पहले कितने? 6। यानी क्वेश्चन पूछा है जीवन काल में, यानी जब जीवित थे तो कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे? 6। अगला क्वेश्चन बताइए, कवि कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने की बात करता है? उल्लू। किसकी? उल्लू। झरा पलक किनकी रचना है? जीवनानंद दास। रूपसी बांग्ला किसकी रचना है? जीवनानंद दास। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, खेत है जहां धान के, बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? लौट कर आऊंगा फिर। चलिए, इस प्रकार से पूरा का पूरा कविता यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबके सब खत्म होते हैं। खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कवि परिचय और क्वेश्चंस है। ठीक है सर? तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल यहीं पे इसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,